हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी उद्बोधन। पिछली वीडियो में हमने हिंदी आमोदनी का लेसन 6 कंप्लीट किया था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। मैं आज आपको इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो आज हम हिंदी उद्बोधन पढ़ते हैं लेसन नंबर 6, जिसका नाम है शब्द रचना। और जो समास हमारा है ये 6 चैप्टर, ये हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि शब्द रचना कैसे होती है। तो शब्द रचना मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग के द्वारा होती है, प्रत्यय के द्वारा होती है, और शब्द रचना हमारी समास के द्वारा भी होती है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि शब्द रचना समास के द्वारा कैसे होती है, समास क्या है, नए शब्दों को समास के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, आप देखिए लेसन नंबर 6 पर आ जाइए। शब्द रचना मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है हमारा शब्द रचना लेसन 6। तो आप इसमें देख रहे हैं का वाली खंड में कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है पीतांबर, पीतांबर, और खा में लिखा हुआ है पीले हैं जिसके वस्त्र। पीत आंबर, पीत प्लस आंबर, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स कपड़ा। पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात वस्त्र जिसका, तो पीले हैं वस्त्र जिसके। महादेव, महान है देव जो। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। चौराहा, चार हैं राहें या चार राहों का समूह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या का आलय। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो अब ये देखिए आप कि इन कुछ उदाहरण हैं ये जो दिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि का भाग में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, खा भाग में उन शब्द समूह से बने हुए जो समास हैं वो दिए गए हैं। तो जिन्हें समास कहा जाता है, अर्थात दो शब्दों के मेल को, शब्दों नहीं कह सकते बच्चों हम, पदों के मेल को, क्योंकि पद क्या होते हैं, जिन शब्दों का आपस में संबंध होता है वो पद कहलाते हैं। तो दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। आपस में संबंध रखने वाले दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं समस्त पद पर, जिसमें समस्त पद समास के ये कुछ भाग होते हैं। जिसे समस्त पद है, जिसमें एक समास विग्रह है, जिसमें तो समस्त पद बच्चों वो होता है जब दोनों पदों को मिलाकर हम, ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए समस्त पद, समास की प्रक्रिया से जो दो शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहा जाता है। जैसे चौराहा, अर्थात दोनों पदों को मिलाकर जो नया शब्द हमारा बना वो समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या होता है बच्चों, समास विग्रह होता है कि समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अब जो हमारे समस्त पद हैं दोनों को मिलाकर हमने एक बनाया था, उनको अलग कर दिया तो वो समास विग्रह कहलाने लगे। समास विग्रह में दो पद होते हैं, इनमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। वैसे मैंने ये आपको लाइव क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, कितने पद होते हैं, पहला पद क्या कहलाता है, दूसरा पद क्या कहलाता है, ये मैंने सब आपको उसमें समझाया है। तो इसमें पहला पद जो है वो पूर्व पद होता है और दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये कि पूर्व पद ये है हमारा और उत्तर पद हमारा ये है। तो आप ये देखिए कि आप बीती मीन्स मिलाकर इसको हमने समस्त पद बना दिया, आप बीती। और ये जो अलग अलग पद हैं दोनों, आप और बीती, ये हमारे हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद हमारा पूर्व पद है, दूसरा पद हमारा उत्तर पद है, और जब हमने मिला दिया इसको एक साथ मिलाकर लिख दिया तो ये हो गया हमारा समस्त पद। तो इस तरह से ये पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, ये हमारा है और फिर इसको मिलाकर क्या लिखा जाता है वो समस्त पद होता है। तो ये हमारे समास के कुछ भाग होते हैं जिनको हमें अध्ययन करना जरूरी है समास करने से पहले। अब समास विग्रह क्या है, ये हमने आपको बताया कि जो है समस्त पद को जब अलग अलग किया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। अब आते हैं समास के चार भेद होते हैं। देखिए समास के चार भेद होते हैं, एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये हमारे चार भेद हैं समास के। हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा भेद में क्या दिया गया है, क्या होता है, क्या परिभाषा है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास क्या है बच्चों, कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि दो पद होते हैं हर किसी में,
तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है प्रधान होता है। इसमें समस्त पद लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता। उदाहरण के लिए आगे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अर्थात जब हम इसका समस्त पद कर देते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता किसी की वजह से भी, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कोई भी वजह हो, ये इसका अव्यय होता है, ये इसका समस्त पद ये चेंज नहीं होता। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए दिन भर, और इधर देखिए ये है हमारा दिन। तो दिन और दिन प्लस भर मिला के एक साथ हमारा समस्त पद बना दिन भर। तो ये हो गया हमारा दिन भर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए, अब इसका प्रयोग देखिए कैसे हमने किया यहाँ इसका प्रयोग। तो मैंने दिन भर मेहनत की। मैंने, देखिए मैंने शब्द जो है वो एक वचन है, तो मैंने दिन भर मेहनत की। तो दिन भर शब्द जो है हमारा वो यही रहा, दिन भर मेहनत की। हमारा ये दिन भर शब्द जो है ये एक ही है। देखिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने दिन भर मेहनत की, अब यहाँ हमारा हमने हो गया, बहुवचन हो गया, तब भी ये हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने था तब भी दिन भर रहा, हमने था तब भी दिन भर रहा। लड़की, यहाँ हमारा लड़की स्त्रीलिंग है तब भी दिन भर रहा, और लड़का पुल्लिंग है तब भी दिन भर रहा, और लड़कियों यानी कि बहुवचन हो गया तब भी दिन भर ही रहा। अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गई बात आपकी? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, अव्ययी भाव समास की तालिका। देखिए तालिका में ये टेबल दिया गया है, किस तरह से ये समास बनाया गया है और कैसे ये हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, समस्त पद हाथों हाथ, और इसको विग्रह करके हमने लिखा हाथ ही हाथ में। नेक्स्ट है यथाविधि। ये देखिए यथाविधि, विधि के अनुसार। यथासंभव, यथासंभव जैसा संभव हो। अनजाने, बिना जाने। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास की तालिका, अर्थात कुछ शब्द जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आमरण मीन्स इसको विग्रह करके हमने लिखा है यहाँ मृत्यु तक। बेकाबू, बिना काबू के। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रत्येक, एक एक। कानो कान, कान ही कान में। आजीवन, जीवन भर। तो ये हमारे हमने इस अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण पढ़े, जिसको पढ़कर हमें पता चला कि ये अव्ययी भाव समास है और इसका जो समस्त पद होता है वो अव्यय होता है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम अगले समास पर आते हैं, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बच्चों, ये देखिए आप, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी बनावट में दो शब्दों के साथ कार्य चिन्ह को, के लिए, की, में से पर का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई समास तालिका को पढ़िए। अर्थात तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अब आप सोचेंगे कि दूसरा पद कैसे प्रधान होता है। पहला पद अव्ययी भाव में तो पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कैसे होता है? तो इसमें क्या है, आप ये देखिए कि इसमें रसोई घर, दो पद हैं हमारे पास। रसोई घर, देखिए रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसमें हमारे कारक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है। देखिए रसोई के लिए घर, इसमें हमारा साथ साथ कारक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है। कारक चिन्ह आपको पता है सबको कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कारक चिन्ह जो है कर्म कारक से लेकर के संबंध कारक तक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जब हम इसका समस्त पद करते हैं तो हमारे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और विग्रह करते हैं तो हमारा इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आता है, इस प्रकार समास के पूर्व पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप हुआ हो, उस कारक का विभक्ति के नाम से ही तत्पुरुष समास का नाम होता है। अब ये आपके इसमें दिए नहीं है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, तो ऐसा होता है बच्चों, जो भी कारक विभक्ति का प्रयोग होता है,
जिस कारक विभक्ति का भी प्रयोग होता है उसी के नाम से उसका तत्पुरुष समास बन जाता है। सपोज कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आता है, ये उदाहरण पढ़ लीजिए कुछ। ये है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्लस प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। ठीक, सर्वभक्षी, सर्व प्लस भक्षी, यश प्राप्त, यश प्लस प्राप्त। तो ये हमारा हो गया इसका प्रयोग। समास विग्रह क्या क्या हुआ, समस्त पद क्या हुआ इसका, ये हमने पढ़ा। अब इसका भेद क्या हुआ, कौन सा इसमें समास हुआ, ये सब इसमें हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहले तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरी एक वो दे रखी है इन्होंने, इन तालिका टेबल दी हुई है, ये आपको सबको पढ़ना है, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। इसके लिए एक दो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। जैसे कामचोर, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, करण तत्पुरुष, ये वही हैं, सारे कारक विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। भुखमरी, भूख से मरी अर्थात करण तत्पुरुष, से का प्रयोग हुआ इसमें, करण का चिन्ह है से के द्वारा। गुणयुक्त, गुण से युक्त, करण तत्पुरुष। देशभक्ति, ये देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए रसोई घर, रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष। मालगाड़ी, माल प्लस गाड़ी अर्थात माल के लिए गाड़ी, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये सारे कारक विभक्तियों का प्रयोग इसमें हुआ है और उसी के अनुसार इसमें हम समास इसका नाम रखते हैं। उस बिल्कुल कारक विभक्ति के अनुसार ही वही तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्म है तो कर्म तत्पुरुष, करण है तो करण तत्पुरुष, संप्रदान है तो संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से ये कारक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, समास, तत्पुरुष समास के उपभेद। अब तत्पुरुष समास के ही बच्चों उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मधारय तत्पुरुष और एक जो है द्विगु समास, यानी कि कर्मधारय और द्विगु समास, दो इसके उपभेद हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों, इसके दोनों पद एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेषण अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है। मीन्स विशेषण मीन्स जो विशेषता बताता है, ठीक है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। आपने पढ़ा होगा विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो इसमें देखिए आप कर्मधारय तत्पुरुष, इसमें दोनों पदों में विशेषण का उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, अब आप ये देखिए कि नील गाय, नील गाय, नीला विशेषण है और गाय जो है विशेष्य है, तो नीली है गाय जो, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय तत्पुरुष, ये विशेषण है। नीला और गाय इसमें विशेष्य है। महादेव, महान विशेषण है और देव विशेष्य है। लाल किला, लाल इसमें विशेषण है क्योंकि किले की विशेषता बता रहा है लाल शब्द, लाल है किला जो, तो ये हो गया हमारा इसका विग्रह और ये हो गया हमारा समस्त पद और ये हो गया हमारा विग्रह। ठीक है, अब ये हम क्या कहलाएंगे, इसको कर्मधारय समास हमारा ये कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, बहुत हल्की से, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें क्या है, दो पद होते हैं, जैसे त्रिलोक, पहला ये है हमारा त्रिलोक। त्रिलोक में दो हमारे पद हैं, त्रि और लोक, त्रि और लोक। तो त्रि मीन्स तीन, लोक मीन्स लोकों का समूह, तो तीन लोक। तो जो है हमारा इसमें दो पद हो गए, त्रि और लोक। तो पहला जो पद है हमारा वो संख्यावाची होगा, अर्थात इसमें त्रि शब्द, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, तो ये संख्यावाची है हमारा। तो तीन लोकों का, लोक मीन्स लोकों का समूह, तो तीन लोकों का समूह, इसीलिए हमारा ये हो गया द्विगु समास। अर्थात इसमें पहला पद जो है, त्रि जो पद है हमारा पहला पद, ये क्या है, ये संख्यावाची, कैसा है, संख्यावाची है। तो ये हो गया हमारा त्रिलोक। ठीक है, और ये हो गया हमारा द्विगु समास के नाम से जाना जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी आकृति, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति अर्थात चार भुजाओं वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज हमारा संख्यावाची है। देखिए चतुर मीन्स चार, भुज मीन्स भुजाओं से घिरी आकृति, तो ये हमारा चतुर जो है वो संख्यावाची है। ठीक, तो ये हमारा हो गया
कौन सा समास हो गया? ये हमारा द्विगु समास। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है बच्चों? बहुव्रीहि समास में इस समास में जो दो पद होते हैं, तो दो पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और एक अन्य ही तीसरा ही पद प्रधान होता है। ये देखिए, जैसे हम अभी देखते हैं इसमें कि जिन समस्त पदों में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहला जाता है। इस समास के दोनों पद साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोनों पद अर्थात ये देखिए, यहाँ आ जाइए, ये दसमुख लिखा हुआ है, यहाँ दसमुख या हिमालय कोई भी देख लीजिए आप। तो दसमुख में दस और मुख, ये दो पद हैं हमारे पास, दस और प्लस मुख। तो पहला पद ये हो गया हमारा पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। अब इसमें हमारा दस पहला पद जो है प्रधान है, लेकिन इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं माना जाता। दस मुख वाला, अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन है वो? तीसरा ही अर्थ इसका निकलता है, वो होता है रावण। ठीक है, रावण। तो ये हमारा हो गया रावण, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ इसका निकलता है, वो इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पद प्रधान होता है तीसरा वाला, अर्थात रावण जो है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। नेक्स्ट हिमालय का उदाहरण देखेंगे हम। देखिए, हिमालय में हिम प्लस आलय, हिमालय का ये इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। तो ये हिमालय, हिम, और अब इसका आता है आलय, हिम प्लस आलय, अर्थात हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर, बर्फ का घर, हिम का आलय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, हिमालय पर्वत हो गया ये, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन है वो? पीले वस्त्र जिसके होते हैं भगवान राम। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन है? गणेश। तो ये इसमें अन्य ही पद इसका प्रधान होता है। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद समान महत्व रखते हैं और समास करने पर समुच्चय बोधक अव्यय और एवं अथवा आदि का लोप हो जाए, वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो बच्चों, ये भी इसकी पहचान करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें जो है दोनों पद जो हैं समान महत्व रखते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद अपने आप में समान महत्व रखते हैं। देखिए कैसे हम देख सकते हैं इसको, इसमें समस्त पद हमारा, देखिए बुक में देख लीजिए बच्चों, बुक निकाल लीजिए, इसमें ये वाला शायद प्रेजेंटेशन में रह गया है, ये इससे कोई बात नहीं, आप बुक निकाल लीजिए। बुक में पेज नंबर 36 पर आइए आप, तो उसमें देख सकते हैं आप, पहला इसमें दिया हुआ है जलवायु। तो जलवायु जैसे इसमें समस्त पद है और समास विग्रह करने पर हमारा जल प्लस वायु हमने बनाया इसको, तो और समास विग्रह करने पर क्या बन गया? जल और वायु, अर्थात इसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे इसमें उतार चढ़ाव शब्द में लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह हटा करके हम उसका और या अथवा लगा देते हैं। तो उतार चढ़ाव में आप देख सकते हैं अपनी बुक में, मैंने लाइव क्लास में भी समझाया था ये। तो इसका जो योजक चिन्ह है छोटा सा लगा हुआ है, इसको हटा देंगे और ये जो है हमारा और शब्द का यहाँ प्रयोग कर देंगे इसकी जगह, समास विग्रह करते समय, और समस्त पद करते समय और हटा देंगे या हटा देंगे और ये योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समास, कंप्लीट हो गया। संधि और समास में अंतर है, ये भी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप बुक में देख सकते हैं अपनी। यदि वर्णों के मेल से संधि वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। संधि मैंने आपको समझाया, शायद नहीं, अभी मेरा संधि का चैप्टर हमारा नहीं हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संधि का। तो संधि में हमारे वर्णों के मेल से चेंजेस आते हैं और समास में हमारे पदों के मेल से चेंजेस आते हैं। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वही चेंज आता है, और जबकि समास पद जो है समूह को संक्षिप्त करने का कार्य करता है, अर्थात छोटा करने का। और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर देखिए, कई बार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में एक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इनके विग्रह को देखकर भी यह सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे द्विगु समास या बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। यदि समस्त पद में से पहला पद संख्यावाची हो
तो द्विगु समास होता है, और यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो बहुव्रीहि समास माना जाता है। तो ये हम देख सकते हैं इसमें बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास में अंतर। नेक्स्ट आते हैं याद रखने योग्य। तो ये देखिए, हमने पीछे जो कुछ भी पढ़ा है वो इसमें हमने पहले भी आपको समझाया है कि इसमें सब कुछ दिया होता है। देखिए, पहले पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहा जाता है। समस्त पदों को अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। अर्थात समस्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पीछे पढ़ा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये हमने पढ़े इसके भेद। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास। तो 2 भेद हमने इसके पढ़े। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही साथ अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में आपको नहीं दिखाए हैं, शो नहीं किए हैं। लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाऊंगी। निम्नलिखित समस्त पदों के समासों का नाम लिखिए। ये देखिए, ये देखिए सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, देवालय। तो देवालय का जो हमारा भेद बताना है, केवल इसमें देवालय का भेद होगा तत्पुरुष समास। ठीक है। लवकुश, लव और कुश द्वंद्व समास। महापुरुष, महान है पुरुष जो कर्मधारय समास। काला धन, काला है धन जो कर्मधारय समास। लाल किला, ये भी सेम है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए इसके। भरपेट, भरा हुआ पेट अर्थात अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, ये भी हमारी अव्ययी भाव समास है। महात्मा, महात्मा कर्मधारय समास। महान है आत्मा जो। पंकज, बहुव्रीहि समास। सज्जन, सज्जन सच्चा है जन जो कर्मधारय समास। चौमासा द्विगु समास। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ये हमारा फिलअप हो गया समास विग्रह, ये हमारा फिलअप हो गया। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। फिर है पदों के मेल को समस्त पद कहा जाता है। समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। ये देखिए, समस्त पद, इसमें क्या करना है आपको कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। बच्चों, इसमें ये एक्सरसाइज में जो ये हेडिंग है ये थोड़ी सी गलत दी गई है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग तो करना ही है, लेकिन इन्होंने साथ में यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। यहाँ तो दे दिया समस्त पद और यहाँ दे दिया समास विग्रह। तो अगर इनको समास वाक्य में प्रयोग करवाना था तो इनको फिर ये नहीं देना था समास विग्रह। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो यहाँ तो आप साथ साथ ये लिख लेंगे, ये लिख देंगे आप विग्रह करके, और इधर आप वाक्य प्रयोग अपने आप लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। मैंने इसका समास विग्रह कर दिया है। महादेव, महान है जो देव। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आजीवन, जीवन भर। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका। त्रिदेव, 3 देव। धर्मात्मा, धर्म की आत्मा। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये मैंने आपको समास विग्रह कर दिया है। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे महादेव का करना है आपको, तो महादेव का कैसे करेंगे कि शिव को महादेव भी कहा जाता है ना। गुरु दक्षिणा का करेंगे तो गुरु दक्षिणा का लिख देंगे, मैंने अपने गुरु को दक्षिणा दी, या मैंने गुरु दक्षिणा दी। आजीवन, आजीवन स्वामी विवेकानंद आजीवन ब्रह्मचारी थे। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिखवाए हुए हैं लाइव क्लास में, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो देखिए, ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पार्ट 6 शब्द रचना समास दिया गया है पूरा। समास से आप क्या समझते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके उपभेदों के नाम लिखिए। तो ये हमारा आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं व्याकरण की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अव्यय भाव समास की परिभाषा दीजिए। ये देखिए पूरी परिभाषा लिखी गई है, ये रही पूरी परिभाषा है और ये पूरा इसका उदाहरण सहित है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं।
तो ये इसका आंसर है। पूरा देख लीजिए कि जिन समास पद में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इस समास के दोनों अर्थ साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे दशमुख, जैसे दशमुख 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। ये उदाहरण दिए गए हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। ये जिस समास में दोनों ही पद समान महत्व रखते हैं और समास करने पर समुच्चय बोधक अव्यय एवं तथा एवं अथवा आदि का लोप हो जाए वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जलवायु, जल प्लस वायु, जल और वायु, ये जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे इसके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। लेसन नंबर 6 है, ये 7 है, लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा आता है, मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया था आमोदिनी का, लेसन 6 हंसी खुशी, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों रह गए थे। एक्सरसाइज और लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं, केवल मैंने आंसर डाला हुआ है। आंसर नंबर 1 देखिए, ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है, ये आंसर नंबर 3 है। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जिसने नहीं लिखे हैं या जो लाइव क्लास नहीं ले पाया है वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। 3 क्वेश्चन हैं ये देखिए, और 2 क्वेश्चन हमारे ये रहे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 6 दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, आमोदिनी का भी और इसका उद्बोधन का भी। अब हमारा केवल संधि का चैप्टर बच्चों इसमें रह गया है। वीडियो में लाइव क्लास में मैं संधि का चैप्टर भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लाइव क्लास में। केवल हमारा वीडियो में ये हमारा एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संधि का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।